इतना याद रखना, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। शुक्रवार के दिन दीपक अपने ऑफिस से काम निपटा कर आ ही रहा होता है कि अमरीश दीपक को टोकता हुआ कहता है, दीपक भैया, क्या आप रविवार को घर पर रहेंगे? हाँ, मैं रविवार को घर पर रहूंगा। क्या कोई विशेष काम है मुझसे? दीपक ने पलटकर अमरीश की तरफ देखते हुए कहा, भैया, मैं रविवार को आपके घर सुबह 10 बजे आऊंगा। अमरीश, तुम सुबह 10 बजे की जगह दोपहर 12 बजे आओ और लंच हमारे साथ करना। दीपक ने अमरीश के कंधे पर हाथ रखकर कहा। रविवार के दिन अंकिता सुबह से किचन में परेशान। दीपक का चहेता मित्र अमरीश जो लंच पर आ रहा है, इसलिए वह तरह तरह के पकवान बनाने में व्यस्त हो गई। अमरीश अपनी कार से ठीक 12 बजे दीपक के घर पहुंचता है। दीपक खुश होकर कहता है, अंकु, देखो कौन आया है। अमरीश आया है। अंकिता मन ही मन सोचती है, इस तरह भैया बोल रहे हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर आया हो। दीपक और अमरीश सोफे पर बैठकर बातें करते हैं। अंकिता दोनों के लिए शरबत की ट्रे लेकर जैसे ही किचन से निकलती है, अमरीश की नजर अंकिता पर जाकर अटक जाती है। दीपक ये सब देखता है, फिर वह किसी से फोन पर बात करते हुए बाहर निकल जाता है। अंकिता आज ब्लैक सलवार पर ब्लैक बिंदी की कुर्ती पहने हुई काफी आकर्षक लग रही थी। जैसे ही अंकिता टेबल पर शरबत की ट्रे रखती है, उसके बालों से एक लट झटक कर उसके चेहरे पर आ जाती है और उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा देती है। अंकिता अपनी लट को कानों के पीछे करती हुई कहती है, अमरीश जी, कैसे हैं आप? आपके हाथ में शादी का कार्ड दिख रहा है, क्या आप शादी कर रहे हैं? अंकिता मुस्कुराती हुई पूछती है। जी, शादी मेरी छोटी बहन की है, उसी का कार्ड है। लड़का क्या काम करता है अमरीश जी? और शादी कहाँ हो रही है? वह जिज्ञासापूर्वक पूछती है। लड़का रांची में स्टेशन मास्टर है, अच्छी तनख्वाह है और परिवार भी अच्छा है। लड़का मोतिहारी का रहने वाला है। अंकिता जी, आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं और मेरी आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बहन की शादी के दिन सुबह ही हमारे घर आने की कृपा करें, क्योंकि मेरे घर और रिश्तेदारी में मेरी बहन के सिवा कोई लड़की नहीं है। मुझे भी शादी और पार्टी में जाने का बहुत शौक है, पर भैया की ड्यूटी के चलते जा नहीं पाती। पर आपकी बहन की शादी में आने की जरूर कोशिश करूंगी। दीपक अंदर आता है। अमरीश दीपक को शादी का कार्ड थमाते हुए अंकिता को शादी के दिन सुबह ही लाने के लिए कहता है। दीपक भी हामी भरता है और अमरीश से कहता है, अगर मैं ड्यूटी से आ नहीं पाया तो मैं तुमको फोन करूंगा, तुम ही ले जाना अंकिता को अपने घर। अंकिता दीपक से कहती है, भैया खाना तैयार है। फिर दीपक और अमरीश डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। अमरीश खाना खाते समय अंकिता की तारीफ के पुल बांध देता है। अंकिता जी, आप लाजवाब खाना बनाती हैं, मेरे होटल में भी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं बनता। इस पर अंकिता कहती है, पर मुझे तो आपके होटल का खाना ही अच्छा लगता है। कितना स्पाइसी फूड बनाते हैं। पूरे बेतिया जिले में आपके होटल का बहुत नाम है। मेरा तो कभी सपना हुआ करता था आपके होटल में खाना खाने का। शुक्रिया, पर मुझे नहीं लगता कि बेतिया के किसी भी होटल में आपसे ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनता हो। थैंक यू अमरीश जी, किसी को तो मेरे हाथ का खाना अच्छा लगा। तीनों बहुत देर तक बातें करते हैं, फिर अमरीश शाम के 4 बजे के करीब चला जाता है। शादी के दिन सुबह दीपक के ऑफिस जाने के बाद अंकिता तुरंत माधव को कॉल लगाती है, क्या कर रहे हो? तुमको याद करने के सिवा मेरे पास कुछ है ही नहीं। ये दिल भी कितना बेबस हो जाता है जब किसी से प्यार हो जाता है। माधव कुछ मायूस होकर कहता है, बेहतरीन शायरी, पर मुझे लगता है ये सब न सोचकर तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। और सुनो, मुझे आज शाम को एक शादी में जाना है, पर मैं पहनकर क्या जाऊं, कुछ समझ नहीं पा रही हूं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं क्या पहनकर जाऊं? वैसे तुम जो भी पहनती हो काफी सुंदर लगती हो, पर मुझे लगता है कि अगर तुम शादी में साड़ी पहनोगी तो काफी खूबसूरत लगोगी। मेरे पास एक ब्लैक रंग की और एक आसमानी रंग की साड़ी है। मैं ब्लैक रंग की साड़ी नहीं पहनूंगी, ब्लैक रंग अशुभ माना गया है। तुम जरा सोचकर बताओ कि मैं आसमानी रंग की साड़ी में कैसी दिखूंगी। माधव आंखें बंद करता है, फिर अंकिता को आसमानी रंग में साड़ी पहने हुए सोचता है, तुम काफी सुंदर दिख रही हो। देखना, शादी में सभी बाराती तुमको ही देखेंगे, पर तुम किसी की तरफ नहीं देखना। उन बारातियों में कुछ मनचले युवक भी होते हैं,
जो खूबसूरत लड़की को अपनी बातों में फंसाने और फिर इधर उधर छूने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए सावधान रहना, माधव अंकिता को समझाते हुए कहता है। तुम इतना ज्यादा न सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे साथ। दीपक भैया भी होंगे, मैं दीपक भैया के साथ जाने वाली हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या तुम भी किसी शादी में जाकर लड़कियों को इधर उधर छूने की कोशिश करते हो? तुम तो मुझे भी कितनी बार छू चुके हो, क्या अब भी किसी को छूने की इच्छा होती है? अंकिता ने यह बात हंसकर कही। मैं अभी तक 2 बार ही बारात में गया हूँ, एक बार 10 वर्ष की उम्र में और एक बार 18 वर्ष की उम्र में। तब मैं बहुत छोटा था। तुम्हारे बगैर किसी को न छूना है और न ही प्यार करना है। घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर आना और मुझे ले जाना। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम एक नौकरी प्राप्त कर लोगे और तुम्हारे मम्मी पापा रिश्ता लेकर मेरे घर आएंगे। मैं बिजनेस कर लूंगा तो बारात जल्दी लेकर आऊंगा। नौकरी मेरे वश की बात नहीं। नौकरी के लिए तुमको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब मैं नहाने जा रही हूँ। भैया का खास मित्र है अमरेश, जिसकी बहन की शादी है। भैया के आने तक मुझे तैयार होना है। जैसे ही अंकिता नहाकर आती है कि दीपक की कॉल आ जाती है। अंकु, मुझे आज आने में काफी देर हो जाएगी, मैं तुमको शायद लेकर जा नहीं पाऊंगा। भैया तुम जब आओगे तभी हम जाएंगे। मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। अमरेश की कॉल आई थी तो मैंने उससे कह दिया कि मुझे आने में देर होगी, इसलिए मैंने उससे तुमको पिक करने को कह दिया है। वह दोपहर 1 बजे के करीब तुमको लेने आएगा। पर भैया मैं किसी और के साथ नहीं जाना चाहती। तुम जब आओगे तब ही हम जाएंगे। वैसे भी एक शादी ही है और न ही मैं वहाँ किसी को जानती हूँ। मुझे किसी के साथ जाना पसंद नहीं। अंकिता क्रोधित होती हुई बोली। अरे अंकु, अमरेश अच्छा लड़का है और मैंने उसको कह दिया है, वह आता ही होगा। भैया मैं अब 22 वर्ष की हो चुकी हूँ। मेरे बारे में कुछ फैसले लेने से पहले मुझे बता दिया करो। अंकिता नाराजगी जताते हुए बोली। सॉरी अंकु, मुझसे भूल हो गई। आइंदा से मैं जब भी तुम्हारे बारे में फैसला लूंगा तुमसे पूछ कर लूंगा। ठीक है भैया, मैं आज चली जा रही हूँ, पर इसके बाद मेरे बारे में कोई फैसला लेने से पहले मेरी राय ले लेना। दीपक को भी अपनी गलती का एहसास होता है। अमरेश ठीक 1 बजे दीपक के घर पर पहुँचता है। अंकिता उसे बरामदे पर रखी कुर्सी पर बैठाकर रखती है, फिर अपनी एक साड़ी और मेकअप के सामानों को एक बैग में रखती है और बाहर निकलती है। अमरेश अंकिता से कहता है, अंकिता जी आपका मूड आज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तबीयत ठीक है मेरी, बस मैं सोच रही थी कि शाम को एक बार मैं तैयार होकर जाऊंगी, पर अभी आपके घर में जाकर ही शादी के लिए तैयार होना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी घबराहट सी हो रही है। दोनों बातें करते हुए बाइक की तरफ जाते हैं। अमरेश बाइक स्टार्ट करता है और उसके पीछे अंकिता बैठती है। अमरेश बाइक आगे बढ़ाता हुआ कहता है, अंकिता जी आप बिल्कुल भी न घबराएं। आपको एक कमरा दे दिया जाएगा। आपको हमारे घर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। माधव 2-3 बार अंकिता को कॉल करता है। अंकिता देखती भी है पर कॉल रिसीव नहीं करती। 15 मिनट के सफर में अमरेश का घर आ जाता है। अमरेश के घर वाले अंकिता को देखकर काफी खुश होते हैं। अमरेश अपने परिवार वालों से अंकिता का परिचय कराता है। अंकिता भी अमरेश के माता पिता के पैर छूकर प्रणाम करती है, जिससे अंकिता एक सुशील व संस्कारी लड़की साबित हो जाती है। अमरेश की बहन स्नेहा, जिसकी शादी होने वाली है, अंकिता की खूबसूरती, हेयर स्टाइल और आई ब्रो देखकर कहती है, दीदी आप कितनी खूबसूरत हो। आपकी हेयर स्टाइल बहुत ही सुंदर है। मुझे आप ही दुल्हन के रूप में सजाना। ये सुनकर अंकिता खुशी से पागल हो गई, पर पागलपन दिखा नहीं पाए। फिर स्नेहा से बोली, क्यों नहीं स्नेहा, मैं आज तुमको कुछ इस तरह सजाऊंगी कि सारे बारातियों की नजर तुम पर ही टिकी रहेगी और सभी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। तभी माधव की कॉल आती है और अंकिता एक्सक्यूज मी कहकर अमरेश के बताए कमरे में चली जाती है। हे बेबी क्या कर रही हो? मैंने कितनी बार तुमको कॉल किया पर तुमने कॉल रिसीव ही नहीं की। मैं कॉल रिसीव नहीं कर सकती। मैं भैया के दोस्त की बहन की शादी में आ चुकी हूँ और अब मैं दुल्हन का मेकअप करने जा रही हूँ। मैं फ्री होने पर तुमको कॉल करूंगी, पर तुमने तो कहा था कि तुम अपने भैया के साथ रात को शादी में जाओगी।
ऐसा नहीं हो पाया। भैया को आज ऑफिस से आने में देर हो सकती है, इसलिए भैया ने अपने मित्र को मुझे लिवा लाने के लिए भेज दिया। वह बाइक लेकर आया था और मैं उसके साथ उसके घर आ चुकी हूँ। अच्छा, तो तुमने उसकी बाइक पर बैठकर उसके कंधों पर भी हाथ रखा होगा। बहुत अच्छा लगा न तुमको उसके कंधों पर हाथ रखकर? माधव नाराज होकर बोला। अंकिता को माधव की बातें सुन उसके जलने की बू आ रही थी। ऐसा तब होता है जब आप किसी से प्यार करते हैं और उस पर सिर्फ अपना ही अधिकार मानते हैं। एक लड़की भी यही चाहती है कि कोई उससे इस कदर चाहे जिससे कि उसे किसी और चीज की जरूरत ही न पड़े। जब प्रेमी और प्रेमिका के बीच दूरियों का फासला हो तो शक की गुंजाइश बढ़ जाती है। अंकिता माधव को जलाना चाह रही थी, इसलिए बोली, मैं जब बाइक पर बैठती हूँ तो मुझे डर लगता है और इसलिए मैंने अमरेश के कंधे को कसकर पकड़ रखा था। सबको गुदगुदी नहीं होती तुम्हारी तरह। तुमको जब किसी के साथ जाना ही था तो मुझे आज सुबह क्यों बताया? प्लान तुमने पहले ही कर रखा था अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ जाने का, क्योंकि शादी का कार्ड तुमको आज तो नहीं मिला होगा। माधव की बात सुनकर अंकिता का मूड खराब हो जाता है। वह बोलती है, कोई भी लड़की किसी लड़के के कंधे पर हाथ यूं ही नहीं रख देती। मैंने मजाक किया है। मैंने न तो अमरेश से बातें की और न ही उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं शादी में भैया के साथ ही आने वाली थी। यह इतनी भी महत्वपूर्ण बात नहीं है कि तुमको 10 दिन पहले कहती। अंकिता इतना कहते हुए कॉल काटकर फोन स्विच ऑफ कर देती है। कमरे में रखी एक कुर्सी पर बैठती है और एक लंबी सांस लेती है, फिर एक गिलास पानी पीती है, फिर मोबाइल को ऑन कर कुर्सी पर अपना माथा टिकाकर आंखों को बंद कर लेती है। 5 मिनट बाद माधव की कॉल फिर आ जाती है। अंकिता कॉल रिसीव करती है। सामने से आवाज आती है, मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने में न जाने क्या कुछ नहीं कह डाला। मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। तुम शादी में एंजॉय करो, मैं तुमको अब डिस्टर्ब नहीं करूंगा। माधव ऐसे कह रहा था जैसे वह रो रहा हो। माधव, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। मेरी भावनाएं तुम्हारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। तुम छोटी छोटी बातों के लिए मुझ पर शक मत किया करो। मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी मैं कुंवारी बैठी रहूंगी, और तब भी अगर हमारे घर वाले नहीं मानेंगे तो मैं तुम्हारे लिए घर से बगावत कर सकती हूँ। कुछ देर तक दोनों में बातें होती हैं। फिर स्नेहा की एक सहेली अंकिता को बुलाने आती है। दोनों बाय टेक केयर कहकर फोन काट देते हैं। स्नेहा कहती है, जानती हो दीदी, हर लड़की के लिए शादी एक खूबसूरत सपने की तरह होती है और प्रत्येक नई नवेली दुल्हन की चाहत होती है कि वह अपनी शादी में सबसे सुंदर दिखे। ठीक कहती हो स्नेहा, मेरे भी सपने कुछ इसी तरह के हैं। आज तुम सबसे खूबसूरत दिखने वाली हो। अंकिता स्नेहा की स्किन को प्राइमर करते हुए कहती है, पर दीदी मुझे लगता है कि तुम जब सजोगी तो सभी की नजर तुम पर ही चली जाएगी। तुम हो ही इतनी सुंदर। स्नेहा के मुंह से खुद की बड़ाई सुनकर अंकिता के चेहरे पर एक खुशी दौड़ जाती है। अंकिता स्नेहा की आंखों का मेकअप करती है। स्नेहा अब किसी परी से कम नहीं दिख रही थी। अंकिता बहुत थक जाती है। उसने माधव को कॉल किया, हाय माधव, आज मैं बहुत थक गई हूँ। काश तुम यहाँ होते तो तुम्हारे कंधे पर अपना सिर रखकर अपनी थकान मिटाती। आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू अंकिता। अगली बार जब हम मिलेंगे तो अपनी अपनी थकान मिटाएंगे। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमको हमेशा बदमाशी सूझती है। सुनो ना, आज मैंने दुल्हन को सजाया, सभी ने मेरी तारीफ की। मैं खुद सोच नहीं सकती कि मैं इतना अच्छा मेकअप कर सकती हूँ। माधव, मैं अभी कॉल काटती हूँ। शाम के 7 बज चुके हैं, कुछ देर बाद बारात आ जाएगी। मुझे भी अब तैयार होना है, पागल जैसी दिख रही हूँ। मैं बाद में कॉल करूंगी। 1.5 घंटे बाद अंकिता आसमानी साड़ी पर आसमानी मैचिंग की हुई ब्लाउज, साथ में कानों में बाली, हाथों में कांच की चूड़ियां, होठों पर लाल लिपस्टिक, पैरों में पार्टी वाली सैंडल पहनकर जैसे ही कमरे से निकली, सभी की नजरें अंकिता की तरफ घूम गईं। अमरेश का बड़ा भाई प्रवीण अंकिता को देखकर देखता ही रह गया और अपनी माँ से पूछा कि कौन है ये लड़की। उसकी माँ ने बताया कि यह अंकिता है, अमरेश के मित्र की बहन। प्रवीण अपनी माँ से कहता है कि अमरेश के लिए कैसी रहेगी। इस पर प्रवीण की माँ कहती है, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली।
चूंकि दीपक भी आ चुका था, अंकिता कमरे से निकली और सीधा अपने भैया की तरफ गई। दीपक अंकिता को देखकर कहता है, अरे अंकु, कहाँ थी तुम? कब से तुमको खोज रहा हूँ। देखो, मैंने कैमरा खरीदा है, सोनी साइबर शूट, और पहली तस्वीर किसी सुंदर लड़की की खींचना चाहता हूँ। देखो तो कहीं कोई खूबसूरत लड़की नजर आ रही है। दीपक की बात सुनकर अंकिता नाराज होकर कहती है, तुमको क्या मैं दिख नहीं रही हूँ? ओह अच्छा, तुम खूबसूरत हो, आज का जोक है ये। दीपक हंसते हुए कहता है। ये बात सुनकर अंकिता का चेहरा क्रोधित होकर लाल हो जाता है। दीपक अंकिता की तरफ देखता है, फिर कहता है, अरे रोना मत, मैं मजाक कर रहा था। तुम तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। दीपक जीभ निकालते हुए कहता है, फिर अंकिता की 4-5 तस्वीरें खींचता है। इसी बीच कुछ छोटे बच्चे दौड़कर गेट की तरफ ये कहते हुए भागते हैं कि बारात आ गई, और लड़कियां ऊपर छत पर जाने लगती हैं। बैंड बाजा और पटाखों की गूंज होने लगती है। जैसे जैसे बारात गेट की तरफ बढ़ने लगती है, कमरिया करे लपाल्प लॉलीपॉप लागेलू गाने की आवाज तेज होती जाती है। इधर सभी बारातियों की खातिरदारी करने के लिए सभी गेट की तरफ जाने लगते हैं। अंकिता खुद अकेला महसूस करने लगती है, तो उसने माधव को कॉल लगा दी। माधव, आई मिस यू, आई वॉन्ट टू मैरी विद यू, आई वॉन्ट टू किस यू। दूसरे की शादी में जाकर खुद की शादी के बारे में सोचने लगी। मैं तो अभी कुछ भी नहीं करता, बाप के पैसे पर पल रहा हूँ। क्या तुम्हारा भाई एक थर्ड पार्ट में पढ़ने वाले युवक से तुम्हारी शादी कराएगा? और तुम तो मेरे जॉब तक इंतजार करने वाली हो। माधव हंसते हुए कहता है, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस तुमसे शादी करनी है, वह भी बहुत जल्द। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। कुछ भी करना, पर जल्द से एक नौकरी ले लेना। काश तुम आज मेरे साथ होते तो बात ही कुछ और होती। मेरी सुंदरता में 4 चांद लग जाते। जब से तुमसे मोहब्बत हुई, मेरी सुंदरता काफी बढ़ गई। पहले सुंदर दिखने की ख्वाहिश नहीं होती थी, पर मैं अब काफी बदल गई हूँ। सुंदर बनने की ख्वाहिशें और भी बढ़ गईं। अंकिता बात ही कर रही थी कि पीछे से एक आवाज आई। आवाज सुनते ही वह फोन काट देती है। मुड़कर देखती है तो सामने अमरेश को खड़ा पाती है। अंकिता जी, आप यहाँ हैं और हम सभी आपको खोज रहे हैं। जयमाला के स्टेज पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं, खासकर स्नेहा और कैमरामैन, क्योंकि आप जैसी खूबसूरत न ही हमारे परिवार में है और न ही रिश्तेदारी में है। आप इस शादी की सेलिब्रिटी हो। चलिए जल्दी। अमरेश उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। अंकिता स्टेज की तरफ जाती हुई कहती है, आपको नहीं लगता कि आपने बहुत बड़ा ओहदा मुझे दे दिया? क्या मैं इस लायक हूँ? अंकिता जी, आपको शायद ये पता नहीं कि आप कितनी सुंदर हैं। साड़ी में तो गजब लग रही हो। स्टेज पर जब आप खड़ी रहेंगी तो देखना, सभी बाराती आपको ही देखते रहेंगे। जैसे ही अंकिता जयमाला के स्टेज पर चढ़ती है, सारे कैमरामैन खच-खच फोटो खींचना शुरू करते हैं। कैमरे के फ्लैश से अंकिता की आंखें चकाचौंध हो रही थी। एक कैमरामैन दीपक भी था, जो सिर्फ अपनी बहन की ही तस्वीर ले रहा था। जयमाला की रस्म पूरी होते ही जैसे ही अंकिता स्टेज से उतरती हुई नीचे आती है, सभी नवयुवक बाराती अंकिता को देखते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि कितनी सुंदर है। कुछ बाराती तो ये तक बुदबुदाते हुए कहते हैं, क्या माल है। अंकिता भी बुदबुदाती हुई कहती है, शादी नहीं होती तो तुम मोतिहारी के लौंडों को सबक जरूर सिखा देती। जयमाला होने के बाद सभी बाराती एवं लड़की वाले और अतिथिगण खाने के लिए चले जाते हैं। अमरेश का भाई प्रवीण दीपक को अकेला खड़ा देख पास आता है और कहता है, आपकी बहन अंकिता बखूबी हमारे परिवार से घुल मिल गई है और वह हमारे परिवार व रिश्तेदारों को काफी पसंद है। अगर आपकी रजामंदी हो तो इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदला जा सकता है, यानी हमारे घर की छोटी बहू के रूप में हम लोगों ने अंकिता को पसंद किया है। अमरेश भी अंकिता को काफी पसंद करता है। अमरेश एक अच्छा लड़का है और मैं बहुत दिनों से उसे जानता हूँ। अंकिता खुशनसीब होगी अगर अमरेश जैसा लड़का उसका पति हो, पर कुछ निर्णय मैं अकेला नहीं ले सकता। अंकिता अभी बड़ी हुई है और न्यू जनरेशन की लड़की है, इसलिए उसकी राय जानना ज्यादा आवश्यक है। दीपक समझाते हुए कहता है, दीपक जी, पर मुझे नहीं लगता कि न्यू जनरेशन शादी के मामले में अच्छा सोच सकती है। आजकल तो लड़कियां प्यार व्यार के चक्कर में आकर खुद का और परिवार का नाम बदनाम कर देती हैं।
आए दिन ऐसी खबरें रोज छपती हैं। एक लड़की की शादी के मामले में उसका परिवार ही अच्छा सोच सकता है। खैर, आप सोचकर बताना, हम आपके फैसले का इंतजार करेंगे। फिर दीपक की नजर अंकिता और अमरेश पर जाती है, जहां अमरेश अपने सभी दोस्तों व रिश्तेदारों से अंकिता को मिलाता है। दोनों काफी अच्छे लग रहे थे। रात के 11 बज चुके थे और अब दीपक व अंकिता को घर भी जाना था, अतः प्रवीण गेट तक दोनों को छोड़ने के लिए आते हैं और दीपक से कहते हैं, हमें आपकी हाँ का इंतजार रहेगा। अंकिता ने भी यह बात सुन ली। दीपक बाइक स्टार्ट करता है तो अंकिता दीपक से पूछती है, भैया किस बारे में? प्रवीण भैया आपसे हाँ की उम्मीद लगाए बैठे हैं, कल बताऊंगा। कल वैसे भी रविवार है। लड़कियों की सिक्स्थ सेंस काफी मजबूत होती है, इसलिए अंकिता को कुछ आभास हो ही जाता है। अंकिता घर में पहुंचकर अपने बैग से मोबाइल निकालकर देखती है कि माधव की 3 मिस्ड कॉल थी। वह अपने मोबाइल का स्विच ऑफ कर देती है। अपने कपड़े चेंज करने के बाद वह बिस्तर पर लेट जाती है और सोने की कोशिश करती है, पर नींद नहीं आती। करवटें बदलते बदलते सुबह के 3 बज जाते हैं। फिर कब नींद आ जाती है अंकिता को पता नहीं चलता।